नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी को हिंदी भाषा के भाषा और व्याकरण के बारे में सिखाने जा रहे हैं, कुछ जो कि लगभग हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होता। तो ज़्यादा कुछ चर्चा किए बगैर आज हम शुरुआत करेंगे। एसएससी जीएसटी लेवल की जो हिंदी आती है इस परीक्षा में, उसके बारे में। तो हमसे लगातार जुड़े रहिएगा, जिससे आपके इसके प्रीलिम्स और इसके मेंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और इन दोनों खंडों में किस प्रकार से सफलता पाई जा सके इसके बारे में भी बतलाया जा सकेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे भाषा चैप्टर से। तो भाषा क्या होती है? भाषा भाव या विचार की अभिव्यक्ति का अमूर्त माध्यम है। अमूर्त यानी इंटेंजिबल है, जिसे देखा न जा सके, जिसे छुआ न जा सके, लेकिन जिसे बोला और सुना तो जा सकता है। तो भाषा उन्हीं भावों और विचार की अभिव्यक्ति का अमूर्त माध्यम होती है। हम बोलकर या लिखकर बताते हैं, लिख के बताते हैं, वो छुआ आप मान सकते हैं, लेकिन भाषा की उत्पत्ति तो बोलने से हुई है, वाणी से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका आशय है वाणी को व्यक्त करना। तो भाष धातु जो है संस्कृत का, वहाँ से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करेंगे तो वो भाषा कहलाएगी। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सार्थक अर्थ में देखेंगे तो लघुतम इकाई शब्द कहलाएगी। अब सार्थक और ये कौन कौन सी इकाइयाँ होगी, इसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। एक मिनट में इसमें वो पेन ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ गया। हाँ, तो ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों है? हमने तो शब्द सुना, हमने तो वर्ण सुना है, अक्षर को सुना है। तो ध्वनि इसलिए है, अक्षर तो लिखने में है। अक्षर हमने कहीं क लिख दिया तो वो तो सबसे छोटा इकाई है, उसको विभाजित करके हम निकाल के इसको हलंत वाला क बना सकते हैं। लेकिन ध्वनि जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम कहीं पे क बोल जाते हैं, क, तो इसका अर्थ है कि और इसमें कमी नहीं की जा सकती, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब सार्थक अर्थ के रूप में देखेंगे तो केवल क तो सार्थक अर्थ होता नहीं है। अब इसे सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसके आगे लिखना पड़ेगा, जैसे क है, कह। अब ये सार्थक हुआ। अगर ये केवल क होता तो ये सार्थक नहीं होता, या केवल है होता तो सार्थक नहीं होता। अगर है होता और उसके ऊपर दो मात्राएं होती, तब ये कह सकते थे कि ये अंग्रेजी के इज के इक्विवेलेंट है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सार्थक अर्थ में लघुतम इकाई शब्द है, तो शब्द ये है हुआ कह। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। तो संक्षेप में ये कहना चाहिए कि भाषा की मुख्यतः तीन विशेषताएं होती हैं। पहली कि भाषा ध्वनि संकेत है। भाषा हमारी ध्वनि जो वाणी है, जो ध्वनि प्रकट होती है, वो संकेत है। ध्वनि का जो संकेत होता है वही तो भाषा होती है। अब मैं कहीं पर कुछ बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं कहीं पर रो रहा था और किसी ने सुना नहीं, 2 घंटे बाद मैंने जाके कहा कि मैं उस समय रो रहा था, तो मैंने अपने ध्वनि संकेतों से लोगों को समझाया कि मैं रो रहा था। अगर मुझे कोई रोते हुए सुनता तो वो समझ जाता कि मैं रो रहा था, तो वो भी ध्वनि संकेत होता, लेकिन वो भाषा नहीं होती क्योंकि उसमें शब्द नहीं थे। लेकिन मैंने समझाया तो वो ध्वनि संकेत शब्द के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ, जो मेरे भाव और विचारों की अभिव्यक्ति हो गई। भाषा यादृच्छिक है, रैंडम है भाषा, क्योंकि भाषा जो होती है उसमें हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब कोई मंदबुद्धि व्यक्ति होगा तो वो कुछ ना कुछ शब्द उल जुलूल भाषा शब्द बोलता रहेगा, या फिर हम 2-3 भाषाओं को समायोजित करके अपनी भाषा में बोल सकते हैं। जैसे कि मैं भी बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो भाषा तो यादृच्छिक है, ये तो स्पष्ट है। भाषा रूढ़ भी है। अब अ, एक भाषा को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है रूढ़ता की। रूढ़ता की आवश्यकता किस प्रकार होती है? क्योंकि भाषा रूढ़ है, क्योंकि ये अपनी रूढ़ता को लिए चल रही है, तभी ये जीवित रह सकेगी। अन्यथा इसमें इतने परिवर्तन आ जाएंगे कि ये अपने मूल स्वरूप को खो देगी। तो मूल स्वरूप को खोना नहीं है, तभी इसकी रूढ़ता आवश्यक है। जैसे तत्सम शब्द है,
तत्सम शब्द भाषा की निरंतरता को बनाए रखने में बहुत आवश्यक है। तो भाषा क्या है? भाषा रूढ़ भी है। संक्षेप में इतना भी कहना पर्याप्त होगा कि भाषा भाव अभिव्यक्ति का साधन है। ये तो बात स्पष्ट हो गई थी, हमने अभी बात की, जिसका प्रयोग मानव मात्र परस्पर विचार विनिमय के लिए करता है। हालांकि पशु पक्षी ये भी करते हैं, लेकिन हम मानवों की भाषा अलग है, और विशेषकर हमने भाष धातु ये वगैरह चीज़ें मानवों के लिए ही निर्मित की हैं। तो हम जीवों का या जीवों की वाणी के अध्ययन के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, जिसका निर्माण यादृच्छिक ध्वनि समूह से होता है। हाँ, यादृच्छिक है, कहीं सघोष है, कहीं महाघोष है, कहीं अघोष है। महाघोष बोल दिया होगा मैंने, गलत बोला। कहीं सघोष ध्वनियाँ हैं, कहीं अघोष ध्वनियाँ हैं, कहीं पार्श्विक व्यंजन हैं। तो अलग अलग यादृच्छिक ध्वनि समूह हैं। कहीं पर हम स्वर बोलते हैं, तो कहीं हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिश्रित करके बोलते हैं। हमें कै बोलना हो तो हम कै में ए का स्वर मिश्रित करते हैं, और का बोलना हो तो हम कै में आ का स्वर मिश्रित करते हैं। तो यादृच्छिक ध्वनि समूह से इसका विकास होता रहता है, इसका निर्माण होता रहता है। तो आगे चर्चा करते हैं अगले पेज पे। 1 मिनट। तो अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगला पृष्ठ है वर्ण विचार के बारे में। अक्षर ध्वनि का लघुतम रूप होता है, इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तो अक्षर ध्वनि का क्या होता है? लघुतम रूप होता है। वो कै और कह है वाली वो बात की थी हमने, कि अगर अक्षर कै है तो इसे और अधिक विभाजित करके हम ए की ध्वनि निकाल सकते हैं। इससे ए जो स्वर है उसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी कै रह जाएगा, यानी इसके नीचे हलंत लग जाएगा, अर्ध कै बोल सकते हैं इसे। तो ध्वनि निकली, लेकिन ये विभाजित नहीं हुआ, ये अक्षर अधिक विभाजित नहीं होगा। तो अक्षर ध्वनि का लघुतम रूप होता है। और सार्थक रूप में देखेंगे तब क्या होता है? अब सार्थक अभी हमने चर्चा की थी 2 मिनट पहले ही। सार्थक रूप में शब्द होता है, जो कि लघुतम रूप होता है भाषा का। तो आगे चलते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ये तो सभी जानते हैं। तो वे मूल ध्वनि या वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने स्वर वर्णों की संख्या 11 निर्धारित की है। अब बिना किसी अवरोध के कैसे होता है? तो बिना किसी अवरोध के इस प्रकार होता है कि जब हम ए लिखते हैं तो ए बोलते समय हम केवल ए बोलते हैं, इसमें किसी अन्य स्वर का समायोजन नहीं होता। आ बोलते हैं तो भी आ ही बोलते हैं, ई बोलते हैं तो ई बोलते हैं, ई बोलते हैं तो ई बोलते हैं। तो इस प्रकार इनमें ज़्यादा अवरोध नहीं होता। जबकि हम जब व्यंजन बोलते हैं, ख बोलते हैं, ख में अधिक वो अपना वायु अधिक लग रही है, प्राणवायु अधिक जा रही है, इसमें जोर अधिक लग रहा है शब्द में। तो ये चीज़ें भी हैं, इनमें अवरोध भी होता है ना। ख में ए भी आ रहा है, ए का स्वर भी आ रहा है। तो इस प्रकार वे मूल ध्वनि या वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, वो क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। ये आप समझे होंगे। तो हिंदी भाषा वैज्ञानिकों ने स्वर वर्णों की संख्या 11 निर्धारित की है। चलते हैं आगे। स्वर ये है, तो चलो आपको आज एक नई चीज़ सिखाते हैं। आज तक किसी ने स्वर नहीं बताए होंगे आपको, तो जस्ट जोकिंग। हाँ, कि स्वर ये हैं ए, आ। अब मैंने एक बार पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि कहीं कहीं ए को भी आ बोलते हैं और आ को भी आ बोलते हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अधिकतर, या ईस्टर्न राजस्थान को भी कह सकते हैं आप, वहाँ ए भी आ होता है और आ भी आ होता है, या बोलते हैं ज़्यादातर लोग इस तरह। तो चलिए आगे चलते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। हालांकि बहुत से विद्वान री को अब हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं रखते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग मात्र तत्सम शब्दों में होता है। अब ये क्या बात हुई बोला? री को क्यों नहीं रखते हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत? क्योंकि री जहाँ लिखा जाएगा वहाँ केवल तत्सम शब्द होंगे। जैसे ऋषि लिखना होगा तब हम री का इस्तेमाल करेंगे, जो कि तत्सम शब्द की अनुभूति देता है।
जबकि हम नए नवीन हिंदी शब्दों में या जो हिंदी में ग्रहण किए गए शब्दों में उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने कहीं देखा है इस तरह, जैसे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उसका नाम है मोहम्मद रिजवान, तो कहीं देखा है इस तरह री लगा के रिजवान लिखे हुए? इस तरह मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा, क्योंकि हम केवल तत्सम शब्दों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और विद्वान इसलिए हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इसको रखते भी नहीं हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण समझ लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, जाति के आधार पे और उच्चारण स्थान के आधार पे भिन्न भिन्न होता है। अब जाति वो नहीं है कि अरे भाई कौन जात हो, वो वाली जात नहीं है। जाति एक अलग समूह, विशेष वर्ग समूह को कहते हैं, जो हम हिंदी अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ज्ञात होना चाहिए। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। उच्चारण काल का आधार, स्वर के उच्चारण में लगा हुआ समय। 1 मिनट। मुझे इस बारे में अधिक जानकारी है नहीं कि ये छोटी स्क्रीन पे इस तरह जो, चलो बिना विदाउट पेन खेलते हैं, हम चलाते हैं, हम खेलते तो क्या है। उच्चारण काल का आधार क्या होता है? स्वर के उच्चारण में लगा हुआ समय। उच्चारण के समय मापन के मान को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। हम जब किसी शब्द के ऊपर मात्रा लगाते हैं तो वो हमारे उच्चारण में समय की भी तो वृद्धि करता है। जैसे हम कहीं पर कमल लिखते हैं और कहीं पर कोमल लिखते हैं। अब जो जहाँ पर हमने कमल लिखा है उसमें समय कम लगेगा। एक मिनट, ट्रेन निकल जाए उसके बाद मैं बात करता हूँ। शायद ट्रेन का ज़्यादा ठहराव है तो कई देर आवाज़ आएगी, लेकिन मेरी आवाज़ फिर भी ठीक आएगी। कमल जब हम बोलते हैं तो कम समय लगता है हमें, और जब हम कोमल बोलते हैं तो ये जो मात्रा है ये हमारा समय बढ़ा रही है। समय की वृद्धि अगर मात्रा में हो रही है तो उच्चारण के समय के मापन को मात्रा कहा जाता है। अभी समय मापन की पद्धति होती है, जो मात्रा होती है, हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों में दो भेद किए जाते हैं। क्या क्या? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। इसे कैसे भी बोल सकते हैं, हो सकता है मेरा उच्चारण सही नहीं हो, लेकिन ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे ए, ई, उ, ए, री, ये जो है ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर तो आप जानते ही हैं, आ, ई, उ, ऐ, औ। तो इनमें मात्राएं हैं, देख लीजिए, एक तो मात्राएं हैं तो इनमें समय अधिक लग रहा है, और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अधिकतर परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इनमें से तो कम ही आते हैं, हर्ष और दीर्घ में से, लेकिन फिर भी अगर एक आध प्रश्न आ जाए तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों का ये प्रश्न गलत नहीं होता। तो ये सामान्य सी बेसिक नॉलेज है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ह्रस्व स्वर उनको कहते हैं जिनमें मात्राएं नहीं होती। अमूमन अमूमन तो नहीं, हमेशा ही नहीं होती, क्योंकि ए, ई, उ, ए जिनमें समय कम लग रहा है वो ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर तो आप जान ही रहे हैं कि आ, ई, उ, ऐ, औ, तो ये हो गए दीर्घ स्वर। अभी हम दूसरा विभाजन देखते हैं इसका, स्वरों का विभाजन। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। मूल स्वर, जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ए, ई, उ या री। अब आवश्यकता किस प्रकार नहीं होती भाई? आवश्यकता उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं। हाँ, जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों की ज़रूरत नहीं होती। अब ए में और कौन सा स्वर डालेंगे हम? ए स्वयं एक स्वर है, ई भी तो स्वयं एक स्वर है। अब दूसरे स्वर हैं कई जिनमें संधि स्वर भी कहलाते हैं, जो मूल स्वरों के योग से बनते हैं। जैसे देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है संधि स्वर जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है। एक मूल स्वर में उसी स्वर के योग से बने स्वर को कहते हैं, क्या कहते हैं? दीर्घ संधि स्वर। अब संधि स्वर में दो प्रकार के होते हैं, ये आप देखिएगा। तो ए प्लस ए, ये बन गया आ, ठीक है। अभी मोबाइल स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ तो शायद
मेरी हस्तलेखन मेरा जो हस्तलेखन है वो थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ठीक है, चलेगा जो भी है। जितने संसाधन हैं उनके साथ हमें चलाना होगा, ये जैसे भी चलाना है। फिर संयुक्त संधि स्वर है जिनमें दो भिन्न स्वरों के संयोजन से निर्माण होता है संयुक्त संधि स्वर। जैसे ए में हम ई जोड़ते हैं, आगे संधि में भी आएगा हमारे, तो ए हो जाता है, या ए में ऊ जोड़ते हैं तो ओ हो जाता है। तो ये भिन्न है ना, ए भिन्न है और ऊ भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं, एक जैसे तो है नहीं। ए में ए होता तो ये दीर्घ संधि हो जाता क्योंकि सेम स्वर है, आ बन गया, और ऊ है तो ये ओ बन रहा है। ये भिन्न है यानी संयुक्त है, ए और ऊ का जोड़ा बनकर इसमें भिन्न स्वर निर्मित हो रहा है। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सवर्ण और अस्वर्ण स्वर्ण नहीं सवर्ण स्वर जाति के आधार पर। अब सवर्ण और असवर्ण स्वर क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीन फ्लिप हो गई थी लेकिन चलता है। सवर्ण स्वर जिनका उच्चारण समान स्थान तथा प्रयत्न से होता है सजातीय स्वर भी कहलाते हैं, जैसे ए आ ई 1 मिनट। संभावना थी कुछ नोटिफिकेशन आने की, इसलिए मैंने क्लोज कर दिया नोटिफिकेशन बार को। चलो फिर से देखते हैं। सवर्ण स्वर जिनका उच्चारण समान स्थान तथा प्रयत्न से होता है सजातीय स्वर भी कहलाते हैं। अब ए आ ई ऊ इनका जो उच्चारण है वो एक ही जगह से हो रहा है और एक ही प्रकार की कोशिश हम जब करते हैं तो वैसे ही हो रहा है। जैसे हम जीभ कहाँ टच करती है, कहाँ छूती है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तब हाँ हमें समझ आ जाता है कि सजातीय स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही जगह से और एक ही तरह की पद्धति से इनका उच्चारण हो रहा है। असवर्ण स्वर उच्चारण अलग अलग स्थानों एवं प्रयत्नों से होता है, इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे ए जो है इसमें ए और ई दोनों जुड़ के बने हैं तो ए बन रहा है, फिर ऐ होगा ऐ, तो इसमें आ और ए बन रहा है, फिर ए और ओ बन रहा है, तो ये वी जातीय स्वर हैं। इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों में प्रयत्नों से होता है बाकी स्वरों की अपेक्षा में, तो वो औ हो गया। इस प्रकार देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर भेद किस प्रकार होता है। जीवा के भागों के आधार पर, अब जो जीभ है हमारा जो मुख है, अब इसमें जो जीभ है इसमें किस प्रकार जो उच्चारण होता है उसके बारे में जानेंगे हम। ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं बनती मुझसे, लेकिन जैसा भी है यही है जो भी है, ठीक है। जीवा का अग्रभाग कार्य करता है ई ए ऐ। अब ये हमारा जीवा का अग्रभाग जो है वो यहाँ टच करता है हल्का हल्का, जब हम ई ए ऐ ये बोलते हैं। मध्य स्वर जीवा के मध्य भाग से उच्चारित स्वर, जैसे ए। अब यहाँ से थोड़ा सा जीभ का जो भाग है वो फूल कर यहाँ टच करेगा हमारे ऊपर तालु में, तो इसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर जीवा के पिछले भाग से उच्चारित होता है, जैसे आ ऊ ओ औ। अब देखेंगे आपकी पिछला जो भाग है ये नीचे की ओर टच करेगा और जीभ आगे से थोड़ी पीछे हो जाएगी, ऐसे नीचे की ओर टच हो जाएगी, तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर जीवा तालु से नीचे सटी रहती है। अब स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यंजनों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो जीवा तालु से नीचे सटी रहती है, इसे संवृत स्वर कहते हैं। अब दांत तो ये हो गए, ये भी दांत हो गए, ठीक है। अब ये मान लीजिए जीभ है हमारी और ये तालु से नीचे सटी रहती है, ई ऊ। अभी समझाया मैंने, जैसे ये नीचे सटी है तो संवृत हो गया। अर्ध संवृत जैसे ए और ओ बोलते हैं हम, तो ये कम सटी रहती है, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी यहाँ से। विवृत जीवा ऊपर उठी रहती है, जैसे आ बोलते हैं तो जीभ एकदम ऊपर से उठ जाती है। अर्धविवृत अब विवृत की अपेक्षा कुछ समय ऊपर जाती है, जैसे ए ओ थोड़ी कम ऊपर जाती है और थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, तो ये समझ पाएंगे शायद आप।
अन्यथा हम बाद में समझा, इतने ज़्यादा प्रश्न इनसे आते नहीं हैं आजकल। पहले आया करते थे लेकिन आजकल आते नहीं हैं, एसएससी जीएसटी में भी नहीं आते। लेकिन ये एक प्रकार से बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है। एक धारणा कायम हो जाए शब्दों के प्रति, तब आगे आसानी रहती है। और आप बीच में न छोड़िएगा, क्योंकि मैं भी अपने सबसे कमज़ोर विद्यार्थियों का हाथ बीच में नहीं छोड़ता। ओष्ठ के ओष्ठ की स्थिति के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे हम थोड़ा देख लेते हैं। वर्तुल, इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार हो जाती है, जैसे ऊ ऊ। अब ऊ और ऊ बोलते हैं तो होठ हमारे इस प्रकार बिहेव करते हैं, ठीक है। और अर्धवर्तुल, अब अर्धवर्तुल हम देखेंगे तो अपेक्षाकृत कम, कुछ कम गोलाकार होते हैं, जैसे ओ औ। तो इनमें थोड़ा ऊपर की ओर ज़्यादा खुल जाते हैं और ऐसे कम गोलाकार होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और अव बोलते समय अवर्तुल, यानी वर्तुल है ही नहीं, तो ई ये बोलते हैं, तब हमारे होठ इस प्रकार बिहेव करते हैं, यानी गोलाकार है नहीं, ये थोड़े आयताकार या रेक्टेंगुलर जो कहते हैं हम, उस शेप में आ जाते हैं। तो नीचे जो सारणी दी गई उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। कंठ वर्ण कौन से हैं, इनका उच्चारण किस प्रकार होता है, कंठ से होता है। हर्ष स्वर, इसमें कंठ में ए भी है जो कि कंठ से उच्चारित होता है, यानी कहते हैं ना पेट से आवाज़ आती है, तो वैसे ही कंठ से जो आवाज़ आती है वो ए है। और दीर्घ कंठ है कौन सा है, दीर्घ कंठ है आ है। निरानुनासिक मौखिक स्वर ये ए आ है जो मुख से उत्पन्न होता है। अनुनासिक, यानी इन पे जब चंद्र बिंदु या फिर अनुस्वार जब लग जाता है तब ये थोड़ा नाक से ध्वनि प्रकट करते हैं, ए आ, तो ये अनुनासिक स्वर हो गए, थोड़ा समझ आएगा आपके। तालव्य, तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, इनसे कौन सा हर्ष स्वर उत्पन्न होता है, ई उत्पन्न होता है। और दीर्घ ई उत्पन्न होता है। निरानुनासिक ये ई उत्पन्न होगा। और अनुनासिक में ज़्यादातर वही होगा, अपने अनुस्वार लगा होगा, ई लगा है, ई ई लगा है, आप सुन रहे होंगे। अभी मैंने जो पंक्ति बोली वो पूरी की पूरी अनुनासिक थी। चलिए आगे आगे देखते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, अगला भाग जो होता है मसूड़ों के पीछे, हमारे दांतों के पीछे की ओर, वो होता है। तो इसमें कौन सा मूर्धा है, जो कि कंठ प्लस तालव्य तो रिक्त है मूर्धन्य में, और ओष्ठ प्लस कंठ भी स्वर कोई हर्षों में है नहीं। दीर्घ में है और औ जो कि कंठोष्ठ है, और कंठ तालव्य ए ऐ है। मूर्धा में हमारे हर्ष स्वर है, केवल मूर्धा में केवल हर्ष स्वर है, री। ये हमारे मूर्धा के मूर्धा को छूता हुआ बोलता है। कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य में दीर्घ स्वर हैं, ए ऐ, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं। 1 मिनट। हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं कि ये शायद सारणी में कुछ गड़बड़ है, ये ए जो होता है ये दीर्घ नहीं होता ना, ये तो हर्षो होता है। आई होता है दीर्घ, तो ओ होता है औ होता है। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो गई, मिस्टेक, बाद में करेक्ट कर देंगे, इसमें इतना प्रश्न नहीं आते, केवल आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता रहा था। ओष्ठ्य क्या है, ऊ ओष्ठ्य है, और दीर्घ में ऊ ओष्ठ्य है। इसमें भी अनुनासिक बन सकता है, जैसे ऊ बोला हमने तो वो अनुनासिक है। हाँ, जहाँ ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो अनुस्वार लगा होगा वो अनुनासिक होगा, और बाकी निरानुनासिक होते ही हैं, साधारण सी बात है। तो चलते हैं आगे की ओर, सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। व्यंजन, जो ध्वनियाँ उच्चारण के समय बाधित होती हैं व्यंजन कहलाती है। अब हमने पहले देखा था कि जो बाधित नहीं होती वो स्वर कहलाती हैं, तो बाधित कैसे नहीं होती, कैसे होती हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए। तो हम सीधा चलते हैं आगे की ओर कि इनके उच्चारण में स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। व्यंजन में स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, जैसे क, च, ट, त, प आदि। अब इनमें ए बोला जा रहा है ना, से क हम बोल रहे हैं तो क में ए की ध्वनि आ रही है, च बोल रहे हैं तो च में ए की ध्वनि आ रही है। तो ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है इन व्यंजनों का। बाकी व्यंजन हो गए, कहीं मात्रा लगेगी तो वो मात्रा के आधार पे भिन्न होते जाएंगे, लेकिन जितने सामान्यतः जो 33 व्यंजन हैं, तो उन व्यंजन ध्वनियों में
ए के बिना उच्चारण संभव नहीं है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण एक एक रूप से देख लेते हैं, बाद में एक सारणी दे दूंगा जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते ही हैं, एक बिंदी होती है जो अक्षरों के ऊपर दिखाई देती है, तो कै के ऊपर बिंदी लगी तो ये अनुस्वार है। ये बिंदी जो है ये है आपका अनुस्वार, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर कै वर्ग में अपने कै ख ग अंगय, कै ख ग घ अंगय, इसे हड़ा नहीं बोला जाता। हड़ा होता है वो डे वाले में आता है और इसमें नीचे लग जाता है बिंदी, तब वो हड़ा हो जाता है, ये अंगय बोलते हैं उसे। च च छ ज झ य, ट ट ठ ड ढ ण, त त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन स श श ह। संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ। द्विगुण व्यंजन ड़ ढ ड़ ढ। तो ये द्विगुण व्यंजन कुछ इस प्रकार के, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं शायद इन्हें, हम आगे देखेंगे ये वाला चीज़। ढ़ और ढ जो है इन्हें ज़्यादातर हम लिख देते हैं, जैसे रेडियो लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये विशेष प्रकार के व्यंजन होते हैं हिंदी में, तो इनका उच्चारण इस प्रकार होना नहीं चाहिए। रेडियो अगर कहीं लिखते हैं तो सिंपल रेडियो लिख सकते हैं, लेकिन बिंदी लगा देने से ये उच्चारण गलत होता है, ये नहीं लिखना चाहिए। विसर्ग हम जानते ही हैं, कह कह अह, खांसी आ गई विसर्ग बोलते बोलते। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखेगा, आगे और देखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। चलते हैं आगे। अब याद करने के लिए एक सारणी है जो मैंने राघव प्रकाश के पीछे प्रकाशन किताब से उठाई है। एक बार वीडियो आप देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, बाकी आपको समझ आ जाना चाहिए। अब अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सहघोष, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो स्पर्श प्रयत्न होता है जिन शब्दों में, स्पर्श के अस्पर्श, स्पर्श संघर्षी शब्द जो हैं। अब स्पर्श प्रयत्न वाले कौन कौन से शब्द हैं वो आप देख लीजिएगा। कै ट तै पै, ये इन खंडों में जितने भी शब्द आते हैं, ये जो वर्ग होते हैं कै ट तै पै, इनमें जितने भी शब्द हैं ये स्पर्श में गिने जाते हैं। और स्पर्श संघर्षी होते हैं जो कि च छ ज झ, इनमें थोड़ा संघर्ष सा होता है, हमारी जो वायु निकलती है हमारे मुख से उनमें थोड़ा सा संघर्ष अधिक लगता है इनमें, तो च छ ज झ। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं ये हम देखते हैं पेन की मदद से। तो हर वर्ग का पहला और तीसरा ये अल्प प्राण होगा ही होगा, ठीक है, और पांचवा भी होगा, क ख ग घ अंगय, तो ये पांचवा इधर है, थोड़ा गैप देके लिखा है क्योंकि बीच में इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन उतारने थे। तो पहला, तीसरा और पांचवा होगा अल्प प्राण। और अघोष और सहघोष में क्या फर्क होता है, या कह सकते हैं कि कौन कौन से अघोष हैं और कौन कौन से अघोष हैं। अघोष वो होंगे जो पहले और दूसरे स्थान पर आएंगे। अर्धरात्रि को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद भी आ रही है साथ। तो पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो अघोष होते हैं। टैट है, इनमें कम आवश्यकता पड़ती है हमें घोषणा लगाने की। तैथ है, पैफ है, ये क्या है, अघोष हैं। ये ऊपर लिख रखा है ना जैसे अघोष, तो ये वाले सारे अघोष हैं। अब सहघोष क्या है, ग घ ड ढ, अब अंग भी सहघोष है। अब ज छ ज झ, झ तक स्पर्श संघर्षी होते हैं और उसके बाद वाला ये नासिक्य में आ जाता है, नासिक्य। और नासिक्य व्यंजन होने के बावजूद ये अल्प प्राण होता है और सहघोष होता है, ठीक है। उलझिएगा मत, बहुत आसान है, एक दो बार आप सारणी देखेंगे समझ आ जाएगा। अब बाकी चीज़ तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। उत्क्षिप्त मैंने बताए थे, ड़ और ढ, हड़ और ढ, तो ये वाले हैं ही। स भी उत्क्षिप्त में गिनते हैं कई बार, और संघर्षी में भी आता है। चलिए आप देखिएगा,
अंतस्थ में य और व है और लुंठित में र होता है, क्योंकि लुंठित में एक ध्वनि एक नीचे से गिर जाती है, अचानक से नीचे गिर जाती है। र हम बोलते हैं र, जिसे रूसी भाषा में भी र ऐसे बोलते हैं। तो ये ध्वनि एक प्रकार से नीचे की ओर ग्राफ इसका गिर जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब व्यंजनों के भेद एक बार देख लेते हैं। हमने वैसे वर्गीकरण देख ही रहे थे, तो भेद फिर से पुनः देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्षों ये तो ऑपरेटर की खराबी है सर, मेरी क्या गलती है। जिन वर्णों होना था यहाँ, लेकिन ऑपरेटर तो मैं ही हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु आदि स्थानों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने अभी चर्चा की, कै से लेकर मैं तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। भाई समझ गए होंगे आप। अंतस्थ व्यंजन, जो वर्ण स्वर और व्यंजनों के मध्य होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब 4 वर्ण अंतस्थ हैं, य व र। र लुंठित भी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। लय भी है। अब लय क्या है? लय हमने देखा होगा यहाँ, लय पार्श्विक में भी है और अपने अंतस्थ में भी इसकी गणना होती है कई बार, क्योंकि लय का उच्चारण कई अलग अलग तरीके से भी होता है, तो अंतस्थ में भी इसकी गणना होती है। इनमें से य व व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य वर्णों की अपेक्षा वायु मुख में कम रुकती है। अब य व बोलते हैं, हमें न तो कंठ से आवश्यकता है जोर लगाने की, न कुछ ज़्यादा, तो वायु भी मुख में कम रुकती है। इन्हें अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। किन्हें कहते हैं? य और व को। ऊष्म, जिन वर्णों के उच्चारण में अंतर से कुछ अधिक श्वास लेना पड़ता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित व्यंजन ध्वनियाँ ऊष्म कहलाती हैं, जैसे स, श, स, है। ये ऊष्म हैं, इनमें श्वास अधिक लेना पड़ता है, सांस जो अधिक लेनी पड़ती है। ठीक है। एक बात की, कोरोना के समय इन व्यंजनों का अधिक प्रचलन ना हो सका, वो भी होगा तो क्या पता है, तो श्वास ज़्यादा लगानी पड़ती है, ऑक्सीजन मीटर में ज़्यादा श्वास की आवश्यकता होती। चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग। वैसे चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने। किसी भी स्वर वर्ण के बाद आने वाले अनुस्वार तथा विसर्ग को क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग कहा जाता है। ये क्या बात हुई भला? अच्छा, मैंने पहले जो ओहो हो जो चित्र दे रखे थे, जो इनका प्रतीक चिन्ह है, उन्हें मैंने शब्द के रूप में बोल दिया था। मैं भी ना कितना मूर्ख हूँ। अनुस्वार न मैं के स्थान पर होता है और विसर्ग रह और सय के स्थान पर होता है। यह आप समझ गए होंगे। अधिकतर अनुस्वार जो होता है न और मैं के स्थान पर होता है, जैसे राम शरण भजनम, भजनम। अब ये बोलते हैं तो भजनम इसे भी लिख सकते हैं, भजनम। शरणम, शरणम, तो शरणम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शरणम। ठीक है। चलिए आज समाप्त करते हैं यहीं। हमारी जो छोटी सी जो स्लाइड थी वो यहीं ख़त्म हो रही है। एंड ऑफ स्लाइड शो। सो आई फॉरवर्ड टू एग्जिट, सो वी शुड एग्जिट। थैंक यू। आप भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, आगे भी अच्छे वीडियो डालेंगे, मुहावरे भी डालेंगे, हर चीज़ें डालेंगे जो जो आपके काम आने लायक हो सकती है। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं उतनी ऊर्जा के साथ बता नहीं पाया, लेकिन किसी और दिवस हम बड़े अच्छे से तैयारी करेंगे, हर टॉपिक की, हर बिंदु की, फ्री में, निःशुल्क। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड।